हेलो एंड वेलकम। राइट नाउ मैं DynamoDB कंसोल में हूँ और यहाँ से मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। अब जब आप टेबल बनाने जाओगे तो हमें मिलेंगे टेबल सेटिंग्स। एक है डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, दूसरा है कस्टमाइज सेटिंग्स। आप अपने हिसाब से अपने टेबल को कस्टमाइज कर सकते हो। आप अपने टेबल की कैपेसिटी भी यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो नॉर्मल सी बात है, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में सब कुछ कस्टमाइज चाहिए, तो हम कस्टमाइज सेटिंग्स में ही जाएंगे। अब जब आप कस्टमाइज सेटिंग्स में जाओगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो कैपेसिटी कैलकुलेटर मिलेगा। इस कैपेसिटी कैलकुलेटर की मदद से आप अपने DynamoDB टेबल की कैपेसिटी डिफाइन कर सकते हो। और ये बहुत ज़रूरी है। कितने यूज़र्स है आपके पास, आपकी ऐप कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, कितना डेटा आप रीड कर रहे हो DynamoDB टेबल से, कितना डेटा आप राइट कर रहे हो, इस सभी की रिक्वायरमेंट के बेस पे आप कैपेसिटी कैलकुलेटर की मदद से डिफाइन कर सकते हो DynamoDB कैपेसिटी। अब यहाँ पे जब आप इस कैलकुलेटर का यूज़ करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीड कंसिस्टेंसी, और यहाँ पे है 3 ऑप्शंस। देन राइट कंसिस्टेंसी, यहाँ पे है 2 ऑप्शंस। अब आप मुझे ये बताओ, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप कैसे अपने DynamoDB का कैपेसिटी डिसाइड कर पाओगे? क्योंकि इवन कैपेसिटी कैलकुलेटर भी इसका यूज़ कर रहा है तो आपको भी यूज़ करना पड़ेगा। तो हम कैपेसिटी कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, उससे पहले हमें ये सभी ऑप्शंस को समझना है। अब मुझे नहीं मालूम है कि लोग किस तरह से आपको ये सभी ऑप्शंस समझा देते हैं और आप समझ भी लेते हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग स्टोरेज आर्किटेक्ट ऑफ DynamoDB। अगर आपको ये ऑप्शन समझने हैं तो मेरे हिसाब से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई DynamoDB एक्चुअली डेटा स्टोर कैसे करता है स्टोरेज सिस्टम्स के अंदर। पहले हमें ये समझना पड़ेगा, उसके बाद हमें ये सभी ऑप्शंस इजीली समझ में आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा DynamoDB स्टोरेज आर्किटेक्ट, एंड देन we will understand all these 5 options, right? So let's start with DynamoDB storage architecture. Two minutes. यहाँ पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए, आप हमारे AWS के वीडियोस देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस देख के आपकी स्किल इंप्रूव हो रही है, आगे जाके ये वीडियोस आपको जॉब में हेल्प करने वाले हैं, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। आपको अगर हमें कुछ भी बताना है, आपके पास कई सारे रास्ते हैं, पर एक रास्ता है सब्सक्राइब टू दिस चैनल। देखिए, हमारे बहुत ही बड़े प्लान हैं। आगे जाके एज्योर के वीडियोस आने वाले हैं, डेवऑप्स के वीडियोस आने वाले हैं, पर उसके लिए हमें आपके मोटिवेशन की भी ज़रूरत है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल इज़ फ्री फॉर यू, पर यहाँ पे हमारे जो आगे के प्लान हैं वो पूरे डिसाइड होते हैं। हमारा टारगेट है कि हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। हमें मालूम है ये बहुत ही लंबी रेस है और इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके सपोर्ट से ही हम ये रेस को एंड तक पहुंचा सकते हैं। प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपके ग्रुप में कोई IT प्रोफेशनल्स हैं तो उनके साथ हमारे वीडियोस जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो वो भी सीखेंगे, और इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने टाइम का पूरा यूटिलाइज कर रहे हो। यहाँ पर जो आप सीखते हो वो आपको आगे जाके यूजफुल होगा। राइट? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। नाउ यू कैन कंटिन्यू योर learning process.
As always, सबसे पहले I am going to start with introduction. DynamoDB is fully managed NoSQL database designed for scalability, high availability and performance. It is used to store huge amount of data. It is really very fast. और ये इसके जो एडवांटेजेस है वो इसलिए है क्योंकि DynamoDB एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज आर्किटेक्चर पे काम करता है। अब आप बोलोगे तो फिर हमने जो पहले सीखा RDS वो अनलाइक ट्रेडिशनल डेटाबेस दैट स्टोर डेटा ऑन अ सिंगल सर्वर, DynamoDB splits and distributes data across multiple server called partitions. And because of this architecture allows DynamoDB to scale dynamically while ensuring data durability and fault tolerance. आपका डेटा मल्टीपल अवेलेबिलिटी में स्टोर होता है, ये हॉरिजॉन्टल स्केलेबल है, तो ज़रूरत पड़ने पर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए सिर्फ नोड ऐड करने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। तो DynamoDB एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज आर्किटेक्चर पे काम करता है, और अगर DynamoDB डेटा कैसे स्टोर करना है वो समझना है तो हमें डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज आर्किटेक्चर समझना ज़रूरी है, जो कि मैं आपको अभी समझा रहा हूँ इस पर्टिकुलर माइंड मैप पॉइंट से। अब देखो यहाँ पे है ना, इस पूरी प्रोसेस को समझाने के लिए मैंने एक पिक्चर यूज़ किया है। तो ये पिक्चर मैंने यहाँ पे अपने वाइट बोर्ड में भी ओपन कर लिया है, तो मुझे समझाने में ईजी होगा। अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो देखिए यहाँ पे है पार्टीशंस। पार्टीशंस एक्चुअली एक नोड के अंदर है जिसको हम बोलते हैं लीडर नोड, और लीडर नोड जो है उसकी हाई अवेलेबिलिटी के लिए यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है, लीडर नोड टू रेप्लिका नोड। तो अगर लीडर नोड डाउन हो जाए तो रेप्लिका नोड्स ऑलवेज देयर टू गेट डेटा, तो वहाँ पे हमें डेटा की ड्यूरेबिलिटी और हाई अवेलेबिलिटी मिलती है। अभी मैंने सिर्फ ऊपर से समझाया है, हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। DynamoDB organize data into partitions based on the partition key. देखो डेटा है ना एक्चुअली DynamoDB में इस पार्टीशंस में स्टोर होते हैं। अब ये समझ लो पार्टीशंस इज काइंड ऑफ SSD ड्राइव। ओके, अब पार्टीशंस में कैसे स्टोर होंगे, तो कोई भी आइटम जब आप DynamoDB में स्टोर करोगे तो उसका एक होता है पार्टीशन की। पार्टीशन की जो भी आइटम का है, राइट, उस आइटम का एक हैश काउंट होता है, और हैश काउंट से ये डिसाइड होता है कि वो डेटा यहाँ पे दिए गए कौन से पार्टीशंस में स्टोर होंगे, राइट। तो इट इज़ अ इंटरनल मैटर, वो हैश कैसे काउंट करता है वो भी अमेजोन ने कोई डिस्क्लोज नहीं किया है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ पार्टीशन की का यूज़ करके DynamoDB डिसाइड करता है कि यहाँ पे जो इतने सारे पार्टीशंस हमें दिख रहे हैं उसमें से कौन से पार्टीशन में हमें ये डेटा स्टोर करना है। और पार्टीशन की हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि DynamoDB ज़्यादा से ज़्यादा पार्टीशंस का यूज़ करे, यानी कि डेटा ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ओके, These partitions are distributed across the multiple servers, जिसको हम बोलते हैं नोड्स, फॉर स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। देखो यहाँ पे है ना, ये पार्टीशंस एक्चुअली किसके अंदर है, नोड्स के अंदर, यानी कि सर्वर्स के अंदर, राइट। तो आप ये सोच लो कि सर्वर्स के अंदर मल्टीपल हार्ड डिस्क लगा हुआ है, और ऐसे मल्टीपल नोड्स हमारे पास होते हैं, और इसके अंदर आप नोड्स आसानी से ऐड भी कर सकते हो। Each partition resides on leader node and replicated to replica nodes in other availability zones to ensure high availability and fault tolerance. ये पूरी प्रोसेस मैं आपको अभी समझाता हूँ, हम तीनों को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टार्ट करते हैं पार्टीशन से। DynamoDB split data into the logical unit called partition based on primary partition key. Each partition is a small manageable piece of tables data distributed across multiple nodes for the scalability. तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो डेटा कहाँ स्टोर हो सकता है, राइट। एक टेबल का डेटा ये तीनों पार्टीशन यूज करेगा, ये तीनों पार्टीशन भी यूज करेगा, और ये तीनों पार्टीशन भी यूज करेगा, यानी कि वो मल्टीपल नोड्स में मल्टीपल पार्टीशंस का यूज करेगा। तो टेबल पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड
डेटा स्टोरेज सिस्टम यूज करता है। अब पार्टीशंस किसके अंदर होते हैं? नोड्स के अंदर, यानी कि सर्वर के अंदर। अब यहाँ पे नोड भी दो टाइप के हैं, एक है लीडर नोड, एक है रेप्लिका नोड। ईच पार्टीशन रिसाइड ऑन लीडर नोड विच हैंडल्स ऑल द राइट रिक्वेस्ट। अब देखो यहाँ पे है ना, आपको पिक्चर में कई सारे पार्टीशन दिख रहे हैं, राइट। पर आप देखो, मैंने जब डेटा स्टोरेज करने के लिए ये जो स्क्वायर ड्रॉ की है ना, वो स्क्वायर को मैंने कहाँ पे ड्रॉ किया है? लीडर नोड में, राइट। तो जब आप डेटा स्टोर करने जाते हो तो वो देखेगा कि भाई लीडर नोड है, उसी के अंदर डेटा स्टोर होगा, राइट। तो देखो ये लीडर नोड 1 है, ये लीडर नोड 2 है, ये लीडर नोड 3 है। तो डेटा हमारा स्टोर किसके अंदर होगा? लीडर नोड के अंदर। ओके, अब मैनेज स्ट्रॉन्गली कंसिस्टेंट रीड टू प्रोवाइड अ लेटेस्ट डेटा, ये हम आगे बात करेंगे। नाउ इंश्योर ड्यूरेबिलिटी बाय रेप्लिकेटिंग डेटा टू अदर नोड्स। अब देखो, आप डेटा स्टोर किसके अंदर कर रहे हो? लीडर नोड के अंदर। तो प्रॉब्लम ये होगा कि अगर लीडर नोड डाउन हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, राइट। लीडर नोड डाउन हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? तो ऐसा ना हो, इसलिए हमारे पास हर एक लीडर नोड के मल्टीपल रेप्लिका नोड है। ओके, हर एक लीडर नोड के मल्टीपल रेप्लिका नोड है। और दूसरी बात, अगर लीडर नोड अवेलेबिलिटी जोन 1 में है, AZ1 में है, तो उसके रेप्लिका नोड अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में है। जैसे कि ये लीडर 1 है जिसके 2 रेप्लिका नोड है, जो कि रेप्लिका नोड 1 और रेप्लिका नोड 2, पर दोनों नोड 1 के हैं। तो देखो, रेप्लिका नोड 1, रेप्लिका नोड 1, लीडर नोड 1 है, उसके 2 रेप्लिका नोड है, और ये दोनों भी अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में है। सेम वे यहाँ पे लीडर नोड जो है वो अवेलेबिलिटी जोन 2 में है, तो उसके रेप्लिका नोड है वो अवेलेबिलिटी जोन 1 और अवेलेबिलिटी जोन 3 में है, राइट। तो अब ये प्रूव होता है कि अगर लीडर नोड चला जाए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसके रेप्लिका नोड है जो कि हमें हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, राइट। अब यहां पे हमें यह भी बात समझनी पड़ेगी कि जैसे ही आप लीडर नोड के अंदर कुछ राइट करोगे, ये उस डेटा को रेप्लिका नोड के पार्टीशन में भी राइट कर देगा। तो यहां पे देखो, रेप्लिकेशन होता है, ये 1 वे होता है, लीडर टू रेप्लिका। तो देखो यहां पे है लीडर नोड जो कि रेप्लिकेट करता है डेटा अपने रेप्लिका नोड के साथ। ये है लीडर नोड, ये भी रेप्लिकेट करता है, ये है लीडर नोड, ये भी रेप्लिकेट करता है, राइट। तो अगर आपका कोई लीडर नोड डाउन हो जाए ना, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई हर एक लीडर नोड के मल्टीपल रेप्लिका नोड्स होते हैं। ईच पार्टीशन इज रेप्लिकेटेड टू द रेप्लिका नोड इन अदर अवेलेबिलिटी जोन। रेप्लिका नोड्स हैंडल इवेंचुअली कंसिस्टेंट रीड विच आर फास्टर एंड मोर कॉस्ट इफिशिएंट बट मे नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट द लेटेस्ट डेटा। देखो ये एक जरूरी चीज है। अब अगर आप देखोगे तो यहां पे हमने 2 अलग अलग वर्ड्स यूज किए हैं, लीडर नोड स्ट्रॉन्गली कंसिस्टेंट एंड रेप्लिका नोड इवेंचुअली कंसिस्टेंट, राइट। तो अब इसको हमें समझना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोनों के मेन अर्थ क्या होते हैं। ओके, देखो, अगर आपको डेटा स्टोर करना है, राइट, तो आप डेटा स्टोर करने जब जाओगे तो आप कहां जाओगे? ऑब्वियसली बात है, आपका डेटा जो है वो पहले स्टोर होगा लीडर नोड में। जैसे कि मैंने यहां पे ए लिखा, तो ए तो लीडर नोड में स्टोर होगा, लीडर नोड के अंदर जो पार्टीशंस है उसके अंदर, और ये कोई भी लीडर नोड हो सकता है। मैं यहां पे इसका एग्जांपल दे रहा हूं, राइट। अब पहले यहां पे राइट होगा। अब एक बात समझो, आपने राइट किया, उसी टाइम उसी वक्त अगर आपको रीड करना है तो यहां से आपको मिल जाएगा कि नहीं? क्योंकि वहां पर ही राइट कर रहे हो, वहां पर से ही रीड कर रहे हो। ओके, लीडर नोड है, दोनों सपोर्ट करता है, तो तुरंत मिलेगा और लेटेस्ट 1 मिलेगा। तो मोस्ट अपडेटेड डेटा लीडर नोड में मिलता है, क्योंकि डेटा एक्चुअली स्टोर ही वहां पे होता है। इसीलिए हम एक्चुअली लीडर नोड को
कहते हैं स्ट्रांगली कंसिस्टेंट, राइट। वहां पे जो मिलेगा वो लेटेस्ट होगा। अब आप सोचो, आपने यहां पे लिखा, अब वो डेटा रेप्लिकेट होगा। अब ये जब डेटा रेप्लिकेट होगा तब थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मतलब मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड टाइम लगेगा। ऐसे तो नहीं होगा ना आपने यहां पे लिखा साथ में सब जगह लिख लेगा। तो क्या होता है, जैसे ही आप यहां पे लिखोगे डेटा रेप्लिकेट होके ए यहां पे भी लिखा जाएगा और ए यहां पर भी लिखा जाएगा, पर उसके लिए थोड़ा सा डिले होता है, मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड टाइप का, राइट। तो ऐसा हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटीज है कि आपने ए लिखा यहां पे, आपको मालूम है कि यहां पे मैं लिखूंगा तो रेप्लिका नोड जो है मेरे वहां पे वो रेप्लिकेट होगा। तो आपने क्या किया, ए लिखा यहां पे और फिर आपने तुरंत रीड किया और रीड करने गए आप इसके पास से तुरंत। तो ये नहीं दे सकता क्योंकि वो बोलेगा भाई राह देखो, अभी डेटा रेप्लिकेट होगा। हाँ, मिली सेकंड के बाद माइक्रो सेकंड के बाद वो देगा, पर तुरंत एट अ टाइम आप जाओगे तो ये डेटा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि भाई रेप्लिकेट होने के बाद ही वही ये डेटा दे सकता है। इसीलिए हम इसको स्पेसिफिकली कहते हैं इवेंचुअली कंसिस्टेंट रीड्स। अब इससे क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैसे इस रिकॉर्ड के अंदर आपने चेंज किया, राइट। इमेजिन इस रिकॉर्ड के अंदर आपने चेंज किया, आपने ए के बदले बी लिखा, अपडेट कर दिया। अब इसके पास जाओगे ये तुरंत बताएगा कि ए के बदले बी है, राइट। पर उसी टाइम अगर आप इसके पास जाओगे तो इनके पास अभी रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, ये मिली सेकंड माइक्रो सेकंड के डिफरेंस है। हाँ, तो ये शायद हो सकता है कि आपको फर्स्ट माइक्रो सेकंड, सब माइक्रो सेकंड के लिए या मिली सेकंड के लिए आपको सिर्फ ए ही दिखाई देगा, क्योंकि भाई यहां से रेप्लिकेट होगा, उसके बाद ये अपडेट होगा, उसके बाद ये बी हो जाएगा। ओके, तो रीड रेप्लिका से जब आप डेटा रीड करने जाते हो, राइट, तब वो इवेंचुअली कंसिस्टेंट रीड से काम करता है। तो डेटा तुरंत अपडेट नहीं हो सकता है, थोड़ा माइक्रो सेकंड मिली सेकंड का डिले रहता है। पर लीडर नोड से अगर आप रीड करते हो तो आपको कभी भी पुराना वाला डेटा नहीं मिलेगा, लेटेस्ट, क्योंकि वहां पर ही मेन चेंज होता है। अब हमें यह भी समझना पड़ेगा कि लीडर नोड्स कितने होते हैं। लीडर नोड एक होता है, जैसे ये पूरी पेयर है, वहां पे एक लीडर नोड है, तो ये भाई रीड भी कर रहा है, राइट भी कर रहा है। अब इसी लीडर नोड के मल्टीपल रेप्लिका नोड्स है, तो रीड करना रेप्लिका नोड से आसान है, क्योंकि भाई ये मल्टीपल है और ये भाई जो है स्पेसिफिकली कोई रीड क्वेरी आएगा तो उसी को हैंडल करने के लिए बने हैं। तो अगर आप रीड रेप्लिका के पास, यानी कि रेप्लिका नोड के पास रीड करने जाओगे तो फ्री बेटा बोलेगा चलो तुरंत ले लो, तो इतना कंप्यूट कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर लीडर नोड काफ़ी बिजी रहता है, तो अगर आप लीडर नोड के पास जाओगे रीड करने के लिए तो वो थोड़ा सा कैपेसिटी, यानी कि कंप्यूट कैपेसिटी लीडर नोड का हमें हाई चाहिए, क्योंकि वो ये दोनों हैंडल करता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप 100% कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो। अब व्हाट इज नेक्स्ट? Now your strong understanding of DynamoDB storage architecture, this will help you lot when you learn about read consistency and write consistency in upcoming videos. Okay? तो देखो ये अब आपको एक फाउंडेशन है ना, वो एकदम सॉलिड हो चुका है। अब आगे जाके हम इस ऑप्शंस को समझाएंगे। वैसे तो 50% तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, राइट? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, और आपको सही में ये जो सीख रहे हैं वो आगे जाके मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।